बनाते हैं, कोशिश करते हैं डायग्राम की मदद से ही पूरा टॉपिक देख लें, जनसंख्या संबंधित मुद्दे। और इसमें तेजी से हम लोग देख लेते हैं पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज। पहले तो जनसंख्या का आशय महत्व, जनसंख्या का आशय व महत्व, जनसंख्या का सामान्य अर्थ हम लोग क्या समझते हैं, जनसंख्या का महत्व क्या क्यों है, फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण। और ध्यान रखना सोशियोलॉजी में आप पढ़ रहे हो सोसाइटी के अंतर्गत, यहाँ पर ज्यादातर कारण कौन सा दोगे, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, एक आधा आर्थिक कारक भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा आपको सामाजिक सांस्कृतिक कारक आपको अधिक बताना है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, इसमें थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में माल्थस का सिद्धांत, थोड़ा मार्क्सवादी का सिद्धांत मत, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। जनसंख्या का अध्ययन करने वाला विषय जो है जनांकिकी कहलाता है। इसका दो पार्ट है, संक्षेप में उसकी भी चर्चा, एक आकारिक फॉर्मल जनांकिकी और दूसरा सामाजिक जनांकिकी। जनांकिकी को इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफी, सब्जेक्ट है। इसका दो पार्ट है, एक आकारिक फॉर्मल और दूसरा है सोशल डेमोग्राफी और फॉर्मल डेमोग्राफी। माल्थस का सिद्धांत एनसीईआरटी बोला था, पढ़ के आना, तेजी से समझ लेंगे। बस कारक, फिर जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत कौन सा, माल्थस, संक्षेप में, ये सब उतना प्रासंगिक नहीं लेकिन समझने के लिए। दूसरा मार्क्सवादी भी कुछ कहते हैं, उनके बारे में संक्षेप में एक आधा लाइन, और फिर जनांकिकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, आगे आएंगे सब पे। फिर हमने क्या लिखा है, जनांकिकी का अध्ययन करने वाले, जनसंख्या का अध्ययन करने वाला विषय क्या है, डेमोग्राफी। बस संक्षेप में, आकारिक फॉर्मल, पढ़ना नहीं है डिटेल बस। चलिए, हो गया होगा सभी का, आकारिक फॉर्मल डेमोग्राफी, सामाजिक सोशल डेमोग्राफी। बस क्या है, बस एक दो लाइन जानना है। माल्थस का सिद्धांत, मार्क्सवादियों का सिद्धांत, हाँ एनसीईआरटी में इसमें आधे आपको मिल जाएंगे, है ना। हाँ, अब डिफैक्टो डिजूरे यहाँ नहीं पढ़ना है, जीएस में पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजी में आओगे तो वहां पर आएगा ये सब, डिफैक्टो डिजूरे ये सब यहाँ नहीं पढ़ना है, ऑप्शनल में। जनसंख्या की संरचना, यहां से यूपीएससी सवाल बना रहा है, कंपोजिशन, और ऐसे ही बना लो सिनॉप्सिस, ये सब आपको ऐसे ही याद कर लेने हैं, देख लेने, याद क्या करना है, सही पता है आपको। दूसरा आयु संरचना, इसका दो पार्ट है जनसंख्या की संरचना का, आयु संरचना और दूसरा लिंग संरचना, एज कंपोजिशन और सेक्स कंपोजिशन। जनसंख्या वृद्धि के संकेतक, इसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन या प्रवासन, माइग्रेशन। मृत्यु दर, मोर्टालिटी रेट, जन्म दर, बर्थ रेट, इसको डिनोट करते हैं हम फर्टिलिटी से, आगे पढ़ेंगे आप, फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम पढ़ते आए आप शुरू से, फिर भी देख लीजिए तेजी से। जनसंख्या वृद्धि के संकेतक, प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या की संरचना, लिंग संरचना से कई सवाल है, आयु संरचना से सवाल नहीं पूछा है, यहां से सवाल भी है, इंपॉर्टेंट है। नहीं करने दो, बात चैट करते रहो सारे लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो आदत हो गई, करते रहो, जुड़ते रहो ग्रुप में। और इसमें पहला है जन्म दर, जिसको हम बर्थ रेट या फर्टिलिटी रेट से डेमोग्राफी में बताते हैं, मृत्यु दर, मोर्टालिटी रेट, प्रवसन, माइग्रेशन, प्रवास। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम आप सब इतनी बार पढ़े होगी, सबको पता है। चलते हैं लास्ट में,
जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास। नीतिगत कुछ कार्यक्रम आधारित, बस एक आधा कार्यक्रम जनरली पूछता नहीं, लेकिन एक आधा जगह पूछा है। नीतिगत प्रयास के अंतर्गत 2 बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी है, उनके बारे में चर्चा कर देते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में पहली बार, और अभी जो चल रही है वह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की है। कार्यक्रम में बहुत सारे कार्यक्रम है, बस एक आधा, जैसे एक फेमस है परिवार कल्याण कार्यक्रम, बहुत बार पूछता है, और कुछ एक आधा कार्यक्रम जो चल रहे हैं। कुछ समकालीन मुद्दे जो भी चल रहे हैं पॉपुलेशन को लेकर, समकालीन आयाम, जैसे एक है नई जनसंख्या नीति की आवश्यकता, नई जनसंख्या नीति की आवश्यकता, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5, राउंड 5, कई आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अभी महिला और पुरुषों के विवाह की आयु को समान करने की बात चल रही है। समान करते हुए 21 वर्ष किया जाना। बहुत बढ़िया, अनु देवी यादाश्त अच्छी है। आइए, अभी जैसे एक डिबेट चल रहा है कि न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई जाए, है ना, जैसे कुछ राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के बलात् प्रयास भी हुए हैं, है ना, उसकी भी चर्चा करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना आवश्यक है अथवा नहीं है ना। जैसे कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में प्रयास भी किया है। अच्छी बात है। 2000 तो क्यों फिर पढ़ रही हो, समय क्यों बर्बाद कर रही हो? जब पढ़ी हो तो दोबारा क्यों पढ़ रही हो, आगे तैयारी करो। मोनिका कल बताया था, मोनिका क्लास 12वीं भारतीय समाज पहला टॉपिक, सुनोगे तब ना गौर से, सब कुछ टीचर बताता है। चलिए तेजी से ये सब देख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये सब कन्वेंशनल है, कई जगह आपने पढ़ा होगा, जनसंख्या का महत्व, कारक वगैरह वगैरह, लेकिन पूछता है तो हमें जानना ही पड़ेगा। जनसंख्या, इसका महत्व, जैसे हम किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या। और जनसंख्या के बिना किसी समाज की परिकल्पना कर सकते हो क्या? दुनिया में कोई भी ऐसा समाज है, कोई ऐसा समूह है, समुदाय जिसमें आबादी ना हो? तो आबादी के बिना तो समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। और किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, है ना, जो भी आबादी निवास करती है उसको हम जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या एक महत्वपूर्ण फैक्टर है किसी भी राज्य का। तो जब आप स्टेट के एलिमेंट पढ़ते हैं तो आप कहते हैं ना कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। इन 4 अनिवार्य तत्व में से एक जनसंख्या भी महत्वपूर्ण है। जैसे आप कहते हो राज्य के लिए क्या जरूरी है, कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, राज्य के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, बिना जनसंख्या के राज्य की संप्रभुता होनी चाहिए थी, और शासन चलाने के लिए एक सरकार अंग होना चाहिए। तो जनसंख्या किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण तत्व है, और यह किसी भी राज्य के सामाजिक, है ना, किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। जैसे किसी भी राष्ट्र की अगर आबादी के अनुपात में उसके पास संसाधन कम या ज्यादा हो तो वह उसकी विकास प्रक्रिया को बाधित करता है ना। यानी अगर किसी भी राज्य की, अगर हम कहें कि मान लीजिए किसी भी राज्य के पास जो जनसंख्या है उसके अनुपात में यदि संसाधनों की उपलब्धता हो या अभाव हो, यह उसके आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे अगर जनसंख्या के, अगर आवश्यकता से अधिक हो, मान लीजिए बहुत ज्यादा आबादी है किसी भी राज्य के पास, है ना, और जनसंख्या भी उसके पास अधिक है ना, जनसंख्या आवश्यकता से अधिक है, संसाधन कम पड़ जाए तो संसाधनों का संकट हो जाए। अगर जनसंख्या उसके अनुपात में जितनी होनी चाहिए अगर कम है तो भी समस्या। तो राज्य के लिए जरूरी क्या है, एक अनुकूलतम आबादी होनी चाहिए, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अनुकूलतम आबादी। जैसे मान लीजिए आपने दुनिया के मंच पर कई ऐसे देश देखे हैं, है ना, जैसे आप कहते हो कनाडा की बात, रशिया, रूस की बात करते हो, कितना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन उसके अनुपात में आबादी ही क्या है, बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में संसाधन अधिक रहने के बावजूद भी अगर आबादी अधिक हो या कम हो, इससे उसका सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होता है। अगर जनाधिक्य की स्थिति है, अगर जनसंख्या आवश्यकता से अधिक है संसाधनों की तुलना में, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक आर्थिक विकास प्रक्रियाएं बाधित होंगी। पुनः अगर जनसंख्या का अभाव है लेकिन संसाधन पर्याप्त है, प्रचुर है, वैसी स्थिति में भी विकास प्रक्रिया बाधित होगी।
इसलिए राज्य के पास जो जनसंख्या है उसके संसाधनों की तुलना में एक अनुकूलतम स्थिति में होनी चाहिए। अनुकूलतम स्थिति मतलब न ज्यादा हो न कम हो। और दुनिया के मंच पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने आबादी एक उचित अनुपात में होने के कारण अपना सामाजिक आर्थिक विकास अन्य देशों के सापेक्ष में अधिक किया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है और आबादी भी 35 करोड़ के आसपास है। तो जितना बड़ा भूभाग है, क्षेत्र है, जितने संसाधन है, उसके अनुपात में आबादी भी क्या है, ठीक ठाक है, 35 करोड़। ऐसी स्थिति में अमेरिका आर्थिक विकास अधिक हुआ है। वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र बहुत है और आबादी बहुत कम है। इसी प्रकार कनाडा की बात करें तो जनसंख्या को लेकर जो शुरुआत में विचार विमर्श हुआ उसमें कहा गया कि जनसंख्या अगर बढ़ती है तो वह सामाजिक आर्थिक विकास को बाधित करती है। शुरुआत में जो जनसंख्या के जानकार आए, विद्वान आए, उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई आबादी जो है वो संसाधनों का संकट उत्पन्न करती है और जनसंख्या वृद्धि की नकारात्मक व्याख्या की। और दुनिया के मंच पर अगर आप देखें तो 20वीं सदी के पहले तक, 19वीं सदी तक यही व्याख्याएं ज्यादा चर्चित थी कि अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो वह सामाजिक आर्थिक विकास को हतोत्साहित करेगी। लेकिन 20वीं सदी के बाद एक नई अवधारणा आई मानव संसाधन विकास की, और उसने क्या कहा कि कोई भी राज्य अगर अपनी आबादी अगर संसाधन की तुलना में कम भी, अगर आबादी ज्यादा भी है, तो अगर उसने अपनी आबादी को मानव संसाधन के रूप में परिणत कर दिया तो उसके पास क्या होगा, कहीं ना कहीं विकास प्रभावित नहीं होगा, विकास बढ़ेगा। जैसे भारत की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, जापान सबसे बड़ा एग्जांपल है कि छोटा सा जापान देश है, द्वीपीय देश है और आबादी 8 करोड़ से भी अधिक है। तो दुनिया के मंच पर 20वीं सदी में एक नया धारणा आया कि किसी भी राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को सिर्फ जनसंख्या नहीं निर्धारित करती है, कि कोई राज्य किस प्रकार अपनी जनसंख्या को देखता है, उसके लिए क्या कार्य करता है। अगर कोई राष्ट्र अपनी जनसंख्या को 3 बातें, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल से युक्त करता है, तो यही राष्ट्र के लिए ये जो आबादी है, यह आबादी क्या हो जाती है, मानव संसाधन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और मानव संसाधन बनते ही यह मानव पूंजी का सृजन करती है। और मानव पूंजी के सृजन से किसी भी राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास अधिक होता है। अब 20वीं सदी में दुनिया के मंच पर कई ऐसे देश उभर कर आए जिनके पास संसाधन कम था, है ना, और उस संसाधन कम और आबादी अधिक के बावजूद उन्होंने विकास किया। जैसे हमने कहा आपको कि जैसे जापान की बात करते हैं, जैसे हम चाइना की बात करते हैं, ब्राजील की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, ये वो देश हैं जिनके पास संसाधन की तुलना में जनसंख्या कहीं से भी कम नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने संसाधन यानी जनसंख्या रूपी संसाधन को मानव संसाधन में तब्दील किया। यानी उन्हें शिक्षा से, कौशल से, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की दशा, जीवन की गुणवत्ता उपलब्ध कराई, और इससे वो जनसंख्या क्या हुई, इनके लिए एक मानव संसाधन के रूप में परिणत हो गई और वो मानव पूंजी का सृजन करने लगी। तो 20वीं शताब्दी में जनसंख्या को लेकर एक नई विचारधारा आने लगी और इसी कारण जनसंख्या की सकारात्मक व्याख्या होने लगी। जैसे शुरुआती जो विद्वान थे वो जनसंख्या की नकारात्मक व्याख्या करते थे और कहते थे कि सदैव जो है जनसंख्या वृद्धि वो समस्या को क्या करती है कि वह प्रभावित करती है। लास्ट तक जाओ, सारे डाउट क्लियर हो जाएगी, है ना, पहले ही सवाल शुरू में ही मत पूछा करो, है ना, पहले ही सारे डाउट आ गए, अंत तक पहुंचो तो पहले, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो सदैव ऋणात्मक या नकारात्मक नहीं होती है विकास को लेकर। कई बार राज्य की नीतियों पर यह निर्भर करता है कि वो अपने संसाधनों को किस प्रकार से, यानी जनसंख्या रूपी संसाधन को क्या करे, वो मानव संसाधन के रूप में तब्दील करे, और इसी से उस राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होता है। और दुनिया के मंच पर कई देशों ने यह साबित कर दिया। जैसे हम बात करते हैं चाइना की, जैसे भारत की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, ये वो देश हैं जिनके पास संसाधन कम होने के बावजूद इन्होंने अपनी बढ़ी हुई आबादी को मानव संसाधन के रूप में परिणत कर विश्व के मंच पर अपना विकास किया। जैसे चाइना, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जापान एक विकसित देश है। तो ये सभी जनसंख्या रूपी संसाधनों के बेहतर क्रियान्वयन की नीति को लेकर है कि वह राज्य अपनी जनसंख्या को किस प्रकार नियोजित करता है ना। तो थोड़ा सा 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन में लिखिए, लिखिए, कमेंट बंद करो, लिखो पहले, है ना, जिनको करना वो करते रहे। लिखो कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले, नहीं देखेंगे लास्ट में पूछना, जब क्वेश्चन पूछने कहूंगा तो समय तो गुड नाइट, बहुत अच्छी क्लास रही, शुरू किए नहीं कि प्रश्न, लास्ट तक वेट करो। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को, कोई बच्चा यह नहीं कर सकता कि सर मेरा क्वेश्चन नहीं लिए है ना, आईआर से लेके अब तक, जब फालतू इधर उधर की बात होने तब मैं क्लास ऑफ करता हूं, है ना, नहीं तो हर लगभग सभी के प्रश्न, एक आधा स्किप हो जाए वो अलग बात है ना, अंतिम आखिरी व्यक्ति तक मैं रुकता हूं, लेकिन देखता हूं कि कोई क्वेश्चन जेन्युइन फालतू इधर उधर की बातें आने लगती तो क्या पूछा जाए। हेडिंग लिखिए जनसंख्या, है ना, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, एक आधा प्रश्न हो सकता है मेरी आंखों से ओझल हो जाए, लेकिन मैं एक ऐसा शिक्षक हूं जो ऑनलाइन में भी ऑफलाइन की तरह पढ़ाता हूं, है ना, ताकि आपके डाउट्स ना रहे, क्योंकि हमारे और आपके बीच में ये कमेंट एक माध्यम है। कई बार नहीं चाहकर भी कमेंट लाचारी रखता हूं ऑन, है ना, आपको नहीं लगता कमेंट ऑफ करना सबसे आम बात है, लेकिन लाचारी क्यों कि कुछ अच्छे बच्चों का कमेंट नहीं देख पाऊंगा, है ना, जो बेकार है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, करते रहे चैट, है ना, अंतिम व्यक्ति तक मैं देखता हूं सवाल, और ये आज नहीं, आईआर से लेकर अब तक लगभग 50 क्लास के आसपास, 40-45 क्लास आप मेरे साथ जुड़े हैं, है ना। जनसंख्या हेडिंग बना लीजिए, है ना, लिखिए किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, और यह किसी भी राज्य या समाज के लिए देखिए, किसी भी राज्य या समाज के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण व अनिवार्य तत्व है। जब होगा तब जानोगे, महत्वपूर्ण व अनिवार्य तत्व है जिसके अभाव में इनकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। लिखिए, जनसंख्या की संरचना स्वरूप, जनसंख्या की संरचना स्वरूप, उसका बेहतर प्रबंधन, उसका बेहतर प्रबंधन
राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करता है कि जनसंख्या को लेकर एक सामान्य धारणा यह रही है, जनसंख्या को लेकर एक सामान्य धारणा 19वीं सदी तक यह रही कि जनसंख्या को लेकर एक सामान्य धारणा 19वीं सदी तक यह रही कि जनसंख्या वृद्धि संसाधनों के अभाव के साथ साथ विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है, जनसंख्या वृद्धि संसाधनों के अभाव के साथ साथ विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। देखिए उदाहरण स्वरूप पहले यह माना जाता था, अभी आ रहे हैं अग्रवाल, धैर्य रखो। पहले यह माना जाता था कि यदि राज्य के पास उपलब्ध संसाधन प्रचुर मात्रा में है और उसके अनुपात में जनसंख्या का अभाव है, उसके अनुपात में जनसंख्या का अभाव है, तो वैसी स्थिति में जितना सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। साहिल तुमको मिल गया होगा जवाब। वैसी स्थिति में जितना सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता है। पुनः यदि किसी राज्य के पास संसाधन कम है, भौतिक संसाधन कम है और उसके अनुपात में जनाधिक्य जनसंख्या की अधिकता है, उसके अनुपात में जनाधिक्य है, जनसंख्या की अधिकता है, तो भी विकास प्रक्रिया बाधित होती है। जैसे आप देखोगे दुनिया में कई देश हैं जहां पर बच्चों के जन्म के लिए राज्य पैसा देती है। जैसे रशिया की बात करें, आबादी इतनी घटी और रूस यूक्रेन वॉर के कारण स्थिति और खराब हो रही है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड देश हैं जहां पर पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गया, स्थिर हो गया है, बहुत कम वृद्धि हो रही है। वैसी स्थिति में वहां पर श्रम बल भागीदारी घटती जा रही है, लोगों की आबादी घट रही है। तो वैसी स्थिति में वैसे देश क्या कर रहे हैं कि जो माँ बाप हैं उनका पूरा जिम्मा बच्चों का उठा लेते हैं, माँ बाप को पैसा देते हैं संतान उत्पन्न करने के लिए, कई फैसिलिटी देते हैं, है ना। तो अगर जनसंख्या कम है और रिसोर्स बहुत दुनिया भर का है, वो रिसोर्स किस काम का, यदि उसको एक्सप्लॉइट ही ना किया जा सके, उस रिसोर्स को यूटिलाइज ही नहीं, यूटिलाइज के लिए हर चीज मशीन से नहीं होगी, मैन पावर चाहिए। कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना। कच्चे तेल आपके पास पर्याप्त भंडार है, आपके पास लौह अयस्क का पर्याप्त भंडार है, खनिज तेल के साथ साथ आपके पास दुर्लभ धातु है, लेकिन आप उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास उसके रेस्पेक्ट में उतना मैन पावर ही नहीं है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दूसरी स्थिति और भी हो जाएगी, आपके पास संसाधन ही कम है और आबादी जरूरत से ज्यादा, तो दोनों ही स्थिति में जनसंख्या अधिक हो तो भी समस्या और जनसंख्या कम हो किसके अनुपात में? संसाधनों के अनुपात में। दोनों ही स्थिति में विकास प्रक्रिया बाधित होती है। ऐसी धारणा पहले मानी गई, लेकिन अब क्या है? अब क्या कहा गया कि यह जनसंख्या कोई भी अधिक हो वह राष्ट्र के लिए बोझ नहीं हो सकता। अगर राष्ट्र अपनी जनसंख्या का बेहतर समुचित प्रबंधन करे, अगर वह अपनी बढ़ी हुई आबादी है ना उसको संसाधन के रूप में परिणत कर दे। मान लीजिए भारत के पास 145 करोड़ आबादी है और अगर भारत अपनी आबादी के बड़े भाग को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, बेहतर जीवन की गुणवत्ता अगर उपलब्ध करा दे तो ये सभी क्या करेंगे? रोजी रोटी कमाने लगेंगे, पैसा कमाने लगेंगे, हर क्षेत्र में विकास हो पाएगा। तो यह तो डिपेंड करता है किसी भी राज्य की नीतियों पर कि वह अपना जनसंख्या है ना का समुचित प्रबंधन कैसे करे। अगर प्रबंधन बेहतर रूप में करता है तो समस्या नहीं होगी, नहीं कर पाएगा तो समस्या होगी, है ना। जो अभी लिखवाया है वो बहुत ही बेसिक से भी बेसिक बातें जो आप सबको पता है ना। ऐसा नहीं कि मैं कुछ विशेष बता रहा हूं, आप भी पढ़ते आए जनसंख्या। लिखिए 20वीं सदी में, लिखता हूं बोर्ड पर, कुछ लोगों का छूट जा रहा है। लिखिए 20वीं सदी में जनसंख्या को लेकर एक नई अवधारणा मानव संसाधन विकास व प्रबंधन की उपस्थित हुई, जिसने जनसंख्या को लेकर एक नवीन परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। जनसंख्या को लेकर एक नवीन परिप्रेक्ष्य, नजरिया प्रस्तुत किया, है ना। 20वीं सदी में जनसंख्या को लेकर एक नई अवधारणा आ गई, कंसेप्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ये क्या कहता है? देखिए इसके अनुसार यदि राज्य अपनी जनसंख्या का उचित प्रबंधन करे तो बढ़ी हुई आबादी भी मानव संसाधन के रूप में
मानव संसाधन के रूप में परिणत हो जाती है, फुल स्टॉप। बढ़ी हुई आबादी भी मानव संसाधन के रूप में परिणत हो जाती है। परिणत मतलब परिवर्तित, बदल जाती है, चेंज हो जाती है, ढल जाती है। अर्थात अर्थात यदि राज्य द्वारा आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल एवं बेहतर जीवन की गुणवत्ता प्रदान किया जाए तो, कोई बात लिखो ना, हमें हमारा काम ही पढ़ाना लिखना। लिखिए अर्थात यदि राज्य द्वारा आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल एवं बेहतर जीवन की गुणवत्ता प्रदान किया जाए तो, अर्थात यदि राज्य द्वारा आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल एवं बेहतर जीवन की गुणवत्ता प्रदान किया जाए तो यह आबादी मानव संसाधन किया जाए तो यह आबादी मानव संसाधन के रूप में बनकर मानव पूंजी सृजन करती है, फुल स्टॉप। इसके कारण किसी भी राष्ट्र का सामाजिक व आर्थिक विकास संभव हो पाता है। सामाजिक व आर्थिक विकास संभव हो पाता है। संसाधन किसको कहते हो? जिसके प्रयोग और पुनः प्रयोग से हम क्या करते हैं। हाँ, तो हम इकोनॉमी में नहीं जा रहे। चांदनी तुम हमेशा जो है ना कुछ जरूरत से ज्यादा था, इसमें भी पढ़ा। इंटरडिस्परी भी किसी चिड़िया का नाम है। एक ही चीज 10 जगह आती है मैडम, समझे? हर क्लास में तुम ये तो वहां पढ़ा है, वहां। अरे भाई एक ही चीज है, इंटरडिस्परी, कनेक्टेड है एक दूसरे से सब्जेक्ट, है ना। इथिक्स पढ़ोगी तो पबैड है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटी है ना। तो ये वहां पढ़ा है, ये वहां पढ़ा है, ये वहां पढ़ा है, वहां का अलग प्रसंग है, यहाँ का अलग है। वैश्वीकरण पढ़ाया, समझ में नहीं आया कि इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा वही यहाँ पढ़ा है ना। कुछ भी लिखने से पहले हम लोग ह्यूमन कैपिटल थोड़ी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहां भी उसका जिक्र करोगे कि नहीं करोगे। तो आर्थिक विकास कैसे संभव हो पाता है? संसाधन जिसके प्रयोग और पुनः प्रयोग से मानव पूंजी का सृजन कर सकते हैं, किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे आप समझे, है ना। यही क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा जो क्लासिकल बात है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, आप सभी बताइए, अब कमेंट करिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण सामाजिक और सांस्कृतिक कारक वो बताना है आपको। बताइए, मैं नोट करूंगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण कारक, जनसंख्या, आप ज्योग्राफी में पढ़े हो, इकोनॉमिक्स में पढ़े हो, हर जगह पढ़े हो, है ना। चलिए अब कमेंट बाजी नहीं, कोई छूट रहा नहीं। अब उसी पर 500 कमेंट आ जाएगा, है ना। उसी पे 500 कमेंट आ जाएगा। बोर्ड पे भी नहीं लिख पा रहे हैं पांडे जी, तो दिक्कत है ना। चलिए कारण बताइए फटाफट। हाँ, जागरूकता का अभाव, सबसे पहले यही लिखोगे कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जैसे पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, पुत्र प्राप्ति की चाह, हाँ, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, सब बिल्कुल आपने पढ़ा है, बस खाली पॉइंट आपको जानना है। और सामाजिक सांस्कृतिक कारक ही पूछेगा, है ना, कि पुत्र मुखाग्नि देगा तो स्वर्ग मिलेगा, तर्पण मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, है ना। यही कारण है कि कई ऐसे परिवार है जहां शुरू में अगर 3 4 5 बेटियां हो गई, अगर अगली बार पुत्र नहीं हुआ तो जनसंख्या वृद्धि होती रही, है ना। लोग संतान को ईश्वर की देन मानते हैं, है ना, कि भगवान की देन है। किसी से पूछो कितने बच्चे हैं, 4 है, भगवान की माया है। तो ये भाग्यवादिता कि जो बच्चा जन्म लेता है ना, वो भाग्य लेकर अपना आता है, और कहीं ना कहीं वो अपने भाग्य से दुनिया में आता है। परंपरा, रूढ़िवादी सोच, संकीर्ण सोच, बिल्कुल ये सब बात। जागरूकता, शिक्षा, ज्ञान, ये तो हर जगह आ जाएगा बच्चा, है ना। शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता, पहले भी पानीपत का युद्ध पढ़ाया है, कई बार बोला है, हर जगह वही फंडा है। और क्या हम कह सकते हैं, संयुक्त परिवार व्यवस्था, ये सब सोशल काउज है। परिवार में पालन पोषण के लिए इतने लोग होते हैं कि बच्चा कब जन्म लेता है, कब पल बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता। आज आप देखिए महानगरों में बच्चों का लालन पालन, महंगाई बढ़ी है, खर्च, पारिवारिक दायित्व, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, बच्चे संख्या क्या होगी, कम होगी। आज नाभिक परिवार के कारण, ये सब आपको लिखना है कि नाभिक परिवार के कारण वैसे ही क्या हो रहा है हमारे यहाँ। सोचिए टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9, हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट कितना गिरा है, रिप्लेसमेंट लेवल के निकट आ गया, उससे भी नीचे आ गया। क्या है रिप्लेसमेंट लेवल, सब आगे मिलेगा आपको, है ना। बिल्कुल विवाह की अनिवार्यता, कोई विवाह ना करे पूरा समाज जो है, हाँ, कम आयु में विवाह, बिल्कुल ये सब बच्चों वाली बात है, सबको पता है ना। हाँ, पुत्र बुढ़ापे की लाठी सहारा, है ना, ये भी धारणा है कि पुत्र होगा तो 4 बेटा है, कोई ना कोई तो देखेगा बुढ़ापा चैन से, ये सब। हाँ, शिक्षा का अभाव भी आ जाएगा। चलिए क्लियर है, बताने की आवश्यकता नहीं है। 5-7 जो सोशल काउज है वो आप जरूर लिख सकते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, जैसे आप पढ़ते आए, गरीबी जनसंख्या वृद्धि का कारण है, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम गरीबी है। दोनों, अगर गरीबी है तो कहीं ना कहीं बच्चों को आप आर्थिक संसाधन के रूप में देखेंगे। 4 बेटा होगा, चारों कमाएगा, बुढ़ापा, गरीबी दूर हो जाएगी। भाग्यवादी प्रवृत्ति, रूढ़िवादी मानसिकता, जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी और गरीबी दोनों कोरिलेटेड है ना। हाँ, परिवार नियोजन का अभाव, बिल्कुल जनसंख्या नीति की संबंधित कार्यक्रम की असफलता, कि सरकार जो है 52 से परिवार नियोजन कार्यक्रम चला रही है, लेकिन अब तक जनसंख्या घटने की बजाय कई दशकों में बढ़ता ही रहा है। हाँ बिल्कुल। तो 5-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं पुत्र प्राप्ति की चाह, धार्मिक कारणों से कि बेटा अगर आग देगा, मुखाग्नि,
विवाह जैसी संस्था की अनिवार्यता, विवाह जैसी संस्था से गुजरने की अनिवार्यता, यानी विवाह होना ही चाहिए। वेस्ट में, पश्चिम के देशों में कोई विवाह ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां तो 25-30 क्रॉस करते करते पूरा समाज पागल परेशान। कम आयु में विवाह से फर्टिलिटी पीरियड क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे आप सोचिए कि कम आयु में विवाह, किसी महिला का विवाह 16 वर्ष में हुआ है और किसी महिला का विवाह जो है वो 30 वर्ष में हुआ है। फर्टिलिटी जो है किसी भी महिला की एक प्रजननशीलता की अवधि होती है और सामान्यतः यह अवधि जो है उसको हम 15 से लेकर 48 वर्ष तक मानते हैं, हालांकि अब धीरे धीरे ये कम रहा है। अगर 16 वर्ष में विवाह हुआ इसका मतलब अगले 32 वर्ष तक संभावना है, तो फर्टिलिटी पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। 30 वर्ष में विवाह है तो अगले 18 वर्ष तक फर्टिलिटी पीरियड है। दूसरा, एज के साथ सेक्सुअल हार्मोन्स जो है कहीं ना कहीं फर्टिलिटी पर इंपैक्ट आता है, तो ये भी एक कारण है कि कम आयु में विवाह। संयुक्त परिवार प्रणाली, बच्चों का लालन पालन आसान है ना, संयुक्त परिवार व्यवस्था, बच्चों को आर्थिक संसाधन मानने की प्रवृत्ति, बस हो गया काफी, और सब आप लिखा है जो बच्चों को आर्थिक संसाधन मानना, मानने की प्रवृत्ति, भाग्यवादी प्रवृत्ति, रूढ़िवादिता, परंपरागत समाज, तमाम कारण है, आप सब जानते हैं, है ना। संयुक्त परिवार व्यवस्था लिख दिया। अब जैसे देखो ये क्यों मैंने यहां लिखा, कई बार आपको लिखेगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का परिवार एक प्रमुख कारण सामाजिक मूल्य के रूप में संयुक्त परिवार प्रणाली का लंबे समय तक बना रहना भी है। चर्चा करें, स्पष्ट करें। कृषि प्रधान आर्थिक संरचना जनसंख्या वृद्धि के लिए, हाँ, सोशल प्रेशर हर जगह आ रहा है ना, तो ये सब आप बता सकते हैं। चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जनांकिकी के बारे में देख लेते हैं और फिर सिद्धांत में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, जनांकिकी किसको कहते हैं, जनसंख्या का अध्ययन करने वाला शास्त्र विषय है ना, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विषय, अध्ययन करने वाला विषय। जनसंख्या का अध्ययन क्यों जरूरी है कि किसी भी राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास जो है ना, वह उसके जनसंख्या के स्वरूप संरचना से प्रभावित होता है। तो राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि जनसंख्या जो है निर्धारित सीमा या एक जो उपयुक्त सीमा है उससे अधिक ना हो, यानी जनसंख्या जो है वह अगर उसका कोई भी राज्य अगर बेहतर नियोजन करता है तो उससे विकास प्रक्रिया को गति मिलती है। इसलिए जनसंख्या का हर शास्त्र में अध्ययन कहीं ना कहीं होता ही रहता है। शुरुआत में अर्थशास्त्र के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में डेमोग्राफी का स्टडी होना स्टार्ट हुआ, फिर सोशियोलॉजी में, एंथ्रो में, हर जगह जो है डेमोग्राफिकल स्टडी होने लगे, है ना। तो जनसंख्या का अध्ययन करने वाला यह विषय है, डेमस और ग्राफीन। डेमस लोगों का, ग्राफीन अध्ययन करने वाला विषय। इसकी दो शाखाएं हैं, अब हमें पूरा उसमें नहीं जाना है, बस संक्षेप में समझना है। दो ब्रांचेज हैं, पहला क्या है, फॉर्मल डेमोग्राफी, और दूसरा जो है वह है सोशल डेमोग्राफी। हमें सोशल डेमोग्राफी ही पढ़ना है यहां पर, सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, जनसंख्या का आकार, स्वरूप, घनत्व वगैरह वगैरह। सोशल डेमोग्राफी में जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, है ना, जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, है ना। तो ये हम दोनों ही डेमोग्राफी के, यहां पर फॉर्मल डेमोग्राफी एनसीईआरटी पढ़ लेना, बस संक्षेप में चर्चा कर देता हूं कि जनसंख्या का आकार, वितरण, घनत्व, ये सब हम कहां पढ़ते हैं, फॉर्मल डेमोग्राफी में। सोशल डेमोग्राफी जनसंख्या के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, जनसंख्या के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष। जैसे अभी आपने देखा कि संतान, पुत्र प्राप्ति की चाह के कारण, संतान को ईश्वर की देन मानने के कारण हमारे आबादी बढ़ी है, तो सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन हम कहां करते हैं, सोशल डेमोग्राफी में। अब जनसंख्या वृद्धि के कुछ सिद्धांत रहे हैं जो क्लासिकल हैं, उसमें से एक है माल्थस का, बस तेजी से देखो। जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है इसमें शुरुआत जो है वह माल्थस एक ब्रिटिश विद्वान था, पादरी था। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया और क्या कहा कि किसी भी देश की जनसंख्या जो है ना, उसके पास जो भी उपलब्ध संसाधन है, जीवन जीने से संबंधित जो भी संसाधन है, भोजन, खाना, रोटी, कपड़ा, मकाने से आप समझ, उसकी तुलना में कई अधिक गति से बढ़ती है ना। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक समय आता है जब जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है और उसके पास उपलब्ध जो भी संसाधन है, जो भी मानव के जीवन के लिए जरूरी चीजें, वो कम पड़ जाती है। यानी माल्थस क्या कहता था कि जो किसी देश के पास की जनसंख्या है वह बहुत तीव्र गति से बढ़ती है ना, ये ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि उसके पास भरण पोषण का जो साधन है, किसी भी देश का भरण पोषण का जो साधन है, यह अंकगणितीय 2, 4, 6, 8 ऐसे अंकगणितीय पद्धति से बढ़ती है। जैसे जनसंख्या वृद्धि 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे बढ़ती है, और ये 2, 4, 6, 8, 12 ऐसे। तो माल्थस क्या कहता था कि एक समय आता है जब बढ़ी हुई आबादी जो है वह समस्याग्रस्त हो जाती है ना, यानी अगर आबादी की अधिकता हो गई है ना, तो ऐसी स्थिति में संसाधनों का संकट पड़ जाता है। तो माल्थस क्या था, वह एक पादरी था, तो वो क्या कहता है कि लोग क्या करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, विलंबित विवाह करें। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो है वह जनसंख्या वृद्धि को रोका जाएगा। तो प्रिवेंटिव चेक कहता है कि वो लोग इस प्रकार का काम करें, नहीं तो क्या होगा, प्रकृति पॉजिटिव चेक लगाएगी, है ना। यानी प्रकृति क्या करेगी, भूकंप, सुनामी, अकाल, प्राकृतिक आपदा आएगी, बड़ी हुई आबादी क्या होगी, समायोजित हो जाएगी। यानी माल्थस जो है वो जनसंख्या का बड़ा ही नकारात्मक व्याख्या करता है, निराशावादी व्याख्या करता है। तो वो कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए माल्थस, कि जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रिवेंटिव चेक
यौन संयम, विलंबित विवाह, लेट मैरिज, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। ये बात कब की हो रही है? 1790 के आसपास उन्होंने किताब लिखी थी, 18वीं सदी के अंत में। नहीं तो वो कहता है कि फिर पॉजिटिव चेक कौन लगाएगा? प्रकृति। अब ये सब आउटडेटेड है, लेकिन संक्षेप में जानना है इसको। वो कहता है प्राकृतिक निरोध, जिसके अंतर्गत प्रकृति क्या करेगी? भूकंप, सुनामी, प्राकृतिक आपदा आएगी और बड़ी हुई आबादी क्या होगी? समायोजित हो जाएगी। अब इसके प्रतिक्रिया में कुछ मार्क्सवादी आए, है ना। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जनसंख्या जो वृद्धि है वह सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कारणों से होती है। जनसंख्या वृद्धि इसलिए भी होती है कि लोग समाज के स्तर पर कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति है जिनके पास सब कुछ है, तो गरीब लोग क्या करते हैं? अधिक बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनकी गरीबी से उन्हें बाहर निकाल पाए। यानी ये लोग जो है वो कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण क्या है? मार्क्सवादी, है ना। ये कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का प्रधान कारण क्या है? आर्थिक असमानता। मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, जो भोग विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो गरीब व्यक्ति है वो बच्चों को अपने बुढ़ापे का सहारा देखता है, बच्चों को आर्थिक संसाधन के रूप में देखता है और इसलिए अधिक संतान उत्पन्न करता है। एक जो मुख्य सिद्धांत है वो हमें समझना है, इन दोनों से ज्यादा मतलब नहीं है। अगला हम सिद्धांत देखते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये हमारे लिए काम की चीज है और यहां से प्रश्न किसी कॉन्टेक्स्ट में दिख सकता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, ट्रांजिशन थियरी, तेजी से देखो, इसको पढ़ लेना एनसीईआरटी में। कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे इसलिए बता रहा हूं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि किसी भी देश का में जनसंख्या वृद्धि उसके आर्थिक विकास के समग्र, है ना। नोट क्या करोगे? सब एनसीईआरटी में पढ़े हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जीवन भर पढ़ोगे, करो नोट। मालथस तो हर जगह पढ़े होगे, अगर एनसीईआरटी पढ़े हो तो जो नोट कराने की चीज है वही कराएंगे ना, कर लो नोट। चलो, ये क्या कह रही है? जनसंख्या वृद्धि जो है वह अत्यधिक गति से होती है ज्यामितीय अनुपात में, जबकि ये जो है भरण पोषण का साधन अंकगणितीय अनुपात में। तो एक समय आता है तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ जाती है, सब कुछ का समस्या आ जाता है। कैसे रोकोगे? तो दो उपाय। प्रिवेंटिव यौन संयम रखें, लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें, विलंबित लेट से मैरिज करें। पॉजिटिव चेक, प्रकृति क्या करेगी? आपदा ला देगी, सुनामी ला देगी, है ना। चलिए, जनांकीय संक्रमण, ये भी देखिए, ये क्या कहता है सिद्धांत कि किसी भी देश की जनसंख्या उस देश के समग्र विकास के स्तर से प्रभावित होती है, समग्र विकास के स्तर से प्रभावित होती है। अर्थात जैसा विकास का स्तर होगा उसके अनुरूप क्या होगी? आबादी समायोजित हो जाएगी। विकास का, समग्र विकास का स्तर, हर क्षेत्र में, यहां पर विकास का मतलब सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक, हर क्षेत्र में, राजनीतिक, हर क्षेत्र में जैसा विकास का स्तर है, हर क्षेत्र में अगर विकास है उसके अनुरूप जनसंख्या क्या होती है? एडजस्ट हो जाती है। और ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, डीटीटी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, है ना, ये कहता है कि विकास के 3 स्तर हैं, है ना। कौन कौन? कहता है विकास के, किसी भी राष्ट्र में विकास के 3 स्तर हैं। पहला कौन सा स्तर है? जब विकास नहीं हुआ था, है ना, विकास पूर्व अवस्था। दूसरा है विकास की अवस्था, और तीसरा है विकास के पश्चात की अवस्था, विकास के पश्चात, बाद की अवस्था। अब देखिए यह सिद्धांत क्या कर रहा है कि जैसा डेवलपमेंट का स्वरूप होगा, स्टेज होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? जनसंख्या एडजस्ट होगी, है ना। जैसे विकास पूर्व अवस्था में क्या होगा? शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता 2 दर्जे की है ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर भी क्या होगा? अधिक होगा। तो जन्म दर भी ज्यादा और मृत्यु दर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि तो होगी परंतु धीमी वृद्धि होगी, है ना। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में 5 बच्चे का जन्म हुआ, उसमें से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि बीमारियों के लिए दवाई नहीं है, ना कोई टीका डेवलप हुआ है, ना शिक्षा का अभाव है, ना जागरूकता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है? यहां अधिक है। ये कब की अवस्था है? विकास से पहले की। दुनिया के कई जो है, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, तीसरी दुनिया समझते हो ना जी, जो गरीब देश हैं, वहां पर आज भी स्थिति यही है। निर्धन देश जिसको आप कहते हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देश, वहां जन्म दर क्या है? ज्यादा है, और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता 2 दर्जे की है, बीमारियों पर नियंत्रण नहीं है, वहां पर मृत्यु दर भी ज्यादा है। अब दूसरा स्तर क्या है? डेवलपमेंट हो रहा है हर क्षेत्र में। तो ये अवस्था क्या है? विकास की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि मृत्यु दर पर बहुत नियंत्रण हो जाता है ना, बहुत सारी बीमारियों पर बहुत सारा टीकाकरण, सरकार की सेवा, गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर, तो मृत्यु दर में कमी आती है। लेकिन जन्म दर में उतनी कमी नहीं आता है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि लोगों की मेंटालिटी तुरंत चेंज नहीं होती। ऐसी स्थिति में जन्म दर तो अधिक रहता ही है, लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आती है। इस अवस्था में क्या होता है? कई बार जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कहने का मतलब किसी भी राज्य में, राष्ट्र में एक निश्चित समयावधि में जनसंख्या में, जन्म दर में वृद्धि और उसकी तुलना में मृत्यु दर में आई अचानक गिरावट। भारत में अगर आप देखें तो 1950 के बाद से हमारे यहाँ क्या है? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति 60, 70, 80 के दशक में। डिकेडल ग्रोथ रेट समझते हो? दशकीय वृद्धि दर एक दशक में कितना बढ़ा? तो 21 से लेकर 24, 24.5% डिकेडल ग्रोथ रेट 10 साल में दशकीय वृद्धि दर रही। तो यह अवस्था क्या है? हम इसको कह सकते हैं विकासशील देशों की, समझने के लिए कि विकासशील देशों की अवस्था यही है। अधिकांश नहीं, कुछ देशों की, जैसे भारत की बात। एक अवस्था और क्या है जहां डेवलपमेंट और अधिक हो गया, एक्सट्रीम, तो यहां पर जन्म दर भी रुक जाता है और मृत्यु दर भी में गिरावट आ जाती है। अब इससे क्या होता है कि मृत्यु दर भी, जन्म दर भी, जनसंख्या स्टैग्नेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है ना। तो ये जो सिद्धांत है ये क्या कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास करने कोई जरूरी नहीं है, आप समग्र विकास पर ध्यान दो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में विकास करो, आगे बढ़ो। देखो जनसंख्या खुद ब खुद क्या होगी, समायोजित हो जाएगी, सच्चाई भी है। आप देखिए 1990 के बाद से हमारे देश में दशकीय वृद्धि दर घटती जा रही है। पिछली जनगणना जो हुई थी 2001 से 11 के बीच में हमारी दशकीय वृद्धि दर 17.64% थी। नई जनगणना जो है उम्मीद है कि इसमें 14 से 15 के बीच में हमारी डिकेडल ग्रोथ रेट आएगी। तो ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम विकास की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्वियसली लोगों की सोच, मानसिकता परिवर्तित होती है और उसके कारण जनसंख्या एक्चुअली अपने आप क्या होती है ना, वो कम होती है। आज आप देखिए महानगरों में, नगरों में क्या है, आबादी घटती क्यों है? नगरों में छोटे परिवार आपको क्यों दिखते हैं? नगरों में आप एक या दो बच्चे अधिकतर यही देखते हैं, किसी किसी के 3-4 भी है वो अलग बात है, लेकिन अधिकांश क्या है, एक या दो, ज्यादातर दो बच्चे का कंसेप्ट आपको दिखता है। तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि जैसा विकास का स्तर रहेगा वैसी जनसंख्या आ जाएगी। शुरुआत में जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर अधिक है, तो कहीं ना कहीं समस्या होती है। जैसे मान लीजिए कई बार थोड़ी बहुत यहाँ आबादी बढ़ रही है, जन्म दर थोड़ा अधिक था और मृत्यु दर भी उसी के अनुपात में, तो आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन कई बार अकाल आ गया, महामारी आ गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, कोई बीमारी आ गई, तो बढ़ी हुई आबादी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे भारत में 1911 से लेकर 1921 के बीच में जनसंख्या बढ़ने की वजह थोड़ी घटी ही गई। क्यों? क्योंकि उस साल इन्फ्लुएंजा, महामारी, इन सब का प्रकोप रहा, सूखा। तो जो विकास की अवस्था है इसमें जन्म दर क्यों अधिक है? लोगों की मेंटालिटी रातों रात परिवर्तित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु दर में तो गिरावट आ गई, लेकिन जन्म दर बना रहता है। जैसे आप देखें भारत में 1950 से लेकर 60 के 70 तक भारत में जो TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी महिला द्वारा अपने मातृत्व अवधि में जन्म प्रदान किए गए कुल जीवित बच्चों की संख्या, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उनकी मातृत्व अवधि क्या है, 15 से लेकर 48 वर्ष, इसमें अगर उन्होंने 5 बच्चों को जन्म दिया जिसमें से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, तो TFR मोटे तौर पर क्या हुआ, 3। तो जो जन्म दर है हमारे देश में बहुत अधिक रहा आजादी के शुरुआती 2-3 दशकों में। औसत अगर आप देखें अपने गांव में, आप देखें पुराने जमाने के लोग 5 भाई, 7 भाई, 4 बहन, 5 भाई, तो हमारे यहाँ TFR क्या था, 6-7 से भी ज्यादा था। धीरे धीरे TFR क्या है, गिरने की स्थिति बनी। अभी वर्तमान में टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा 1.9 पे आ गया है, वो चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो ये क्या कह रहा है सिद्धांत कि विकास की अवस्था में किसी भी जनसंख्या, देश की जनसंख्या जो है, अगर विकास पर ध्यान दोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। अगर विकास का स्तर बहुत बढ़ेगा तो भी जनसंख्या में क्या होगी, गिरावट हो जाएगी, क्योंकि जन्म दर क्या है, वह कम होता जा रहा है, मृत्यु दर तो ऑलरेडी कम है ही। चाइना में 1 नेशन 1 चाइल्ड पॉलिसी हटा दिया, अभी धैर्य रखो, वहां भी आ रहे हैं। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में जिनको नोट करना, बस 2 लाइन नोट करो, फटाफट लिखो। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत लिखिए, माल्थस वगैरह आप पढ़ लेना। हाँ है ऐसे बहुत सारे लोग पुराने जमाने के, नए जमाने में कुछ ही लोग ऐसे दिखेंगे। लिखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, देखिए जनसंख्या वृद्धि से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, यह जनसंख्या वृद्धि से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है जिसकी मान्यता है, यह जनसंख्या वृद्धि से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है जिसकी मान्यता है कि किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या, किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या उसके विकास के समग्र स्तरों से प्रभावित होती है, उसके विकास के समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव जिसको आप कहते हो, स्तरों से प्रभावित होती है। फुल स्टॉप, लंबा लाइन नहीं लिखो, छोटा छोटा लिखो। अर्थात जैसा विकास का स्तर होगा उसी के अनुरूप, अर्थात जैसा विकास का स्तर होगा उसी के अनुरूप जनसंख्या देखी जाएगी, जैसा विकास का स्तर होगा उसी के अनुरूप जनसंख्या देखी जाएगी, है ना। तो शिवम जी, ऐसे लोग आजकल 100 में से कितने आपको दिखते हैं जो आप लिख रहे हो इस तरह की? समय के साथ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब पहले 100 में से 60-70 लोग ऐसे थे, अब 100 में से 10, 12, 15, 20 लोग ऐसे हैं। धीरे धीरे होगा ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह सिद्धांत किसी भी राष्ट्र में विकास के 3 स्तरों की बात करता है। यह सिद्धांत किसी भी राष्ट्र में विकास के 3 स्तरों की बात करता है। पहला, विकास पूर्व अवस्था, 1 लाइन लिखो इसमें, लिखिए, इस अवस्था में विकास के अभाव के कारण, इस अवस्था में समग्र विकास के अभाव के कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही अधिक, इस अवस्था में समग्र विकास के अभाव के कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही अधिक, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या में अधिक वृद्धि नहीं होती। दूसरा, देखिए विकास की अवस्था, लिखिए विकास की अवस्था, इस अवस्था में हर क्षेत्र में विकास होने के कारण, इस अवस्था में हर क्षेत्र में विकास होने के कारण मृत्यु दर में भारी गिरावट आती है, परंतु जन्म दर उच्च बना रहता है। मृत्यु दर में भारी गिरावट आती है परंतु जन्म दर उच्च बना ही रहता है। परंतु जन्म दर उच्च बना ही रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी रहती है। लास्ट, तीसरा, विकास के बाद की अवस्था, विकास के पश्चात की अवस्था। देखिए इस अवस्था में हर क्षेत्र में अत्यधिक विकास के कारण
इस अवस्था में हर क्षेत्र में अत्यधिक विकास के कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में भारी गिरावट आती है। इस अवस्था में हर क्षेत्र में अत्यधिक विकास के कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में भारी गिरावट आती है, जिसके कारण जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाती है, लगभग स्थिर हो जाती है। अब देखिए हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें तेजी से देख लिया आपने क्या क्या। तो जनसंख्या का आशय, जनसंख्या वृद्धि के कारण सामाजिक सांस्कृतिक वृद्धि के सिद्धांत, जनांकिकी क्या है ना। चलते हैं जनसंख्या की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन उठाते हैं और एज कॉम्पोजिशन एंड सेक्स कॉम्पोजिशन दोनों को समझते हैं। जहां से सवाल बनाया है तो पहला बनाओ जनसंख्या की संरचना, एक हेडिंग बना लो, जनसंख्या की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पहला ए, आयु संरचना, एज कॉम्पोजिशन। समझ लो बस इसको पहले। आयु संरचना में हम क्या करते हैं कि जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के कौन कौन लोग हैं अथवा नहीं है ना, इसका अध्ययन करते हैं कि जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं, उनकी क्या संरचना है, कितना परसेंटेज है। और मोटे तौर पर आयु संरचना के अंतर्गत हम जनसंख्या को आयु के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, है ना, कि जनसंख्या को आयु समूह के आधार पर 3 समूह में, 3 वर्गों में विभाजन। पहला 0 से 14 वर्ष के बच्चों का वर्ग, दूसरा 15 से लेकर 64, भारत सरकार कई जगह अधिकतर 15 से 60, और तीसरा 65 प्लस, 65 या 64 प्लस या 60 प्लस, अधिकतर 60 माना जाता है। ये जो आबादी है इसको हम क्या कहते हैं, कार्यशील आबादी। ये आबादी कैसी आबादी है, वृद्ध आबादी। यानी अगर हम जनसंख्या की संरचना बनाए तो मोटे तौर पर समझाने के लिए आपको इसको 3 पार्ट में देख सकते हो। पहला जो है ये जो है तो 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का है। अगला जो पार्ट है वह 14 से ऊपर यानी 15वां स्टार्ट हो गया, 64 या 60, ज्यादातर 60 ग्लोबली माना जाता है। ये है कार्यशील आबादी वर्ग। और ऊपर जो है वृद्धों का, बस वृद्धों का 65 प्लस या 60 प्लस। तो जो जनसंख्या को सर्वाधिक सपोर्ट करने वाला है, जो जनसंख्या का भरण पोषण उठाता है वो कौन है, 15 से 64 वर्ष या 15 से 60 वर्ष। इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पादक आबादी या कार्यशील आबादी, है ना, है ना। और ऐसी स्थिति में 0 से 14 वर्ष के बच्चे चाहे 64 प्लस वाले दोनों क्या है, अगर जो है वह दोनों क्या है, अनुत्पादक। अगर जनसंख्या को उत्पादकता के आधार पर बांटोगे तो भी आपको 2 वर्ग दिखेगा, प्रोडक्टिविटी के आधार पर, उत्पादकता के आधार पर 2 वर्ग। एक को आप कह सकते हो अनुत्पादक वर्ग, और इसमें कौन आ जाएगा, 0 से 14 वर्ष के बच्चे प्लस 60 प्लस वाले वृद्ध, क्योंकि इनका भरण पोषण कौन उठाता है जी, उत्पादक वर्ग, जिसको आप कार्यशील आबादी वर्ग कहते हैं, है ना। तो ये कौन से होंगे, 15 से 59 कह सकते हो या 15 से लेकर 64 कह सकते हो। तो जो निर्भरता अनुपात है वह इसी से आपको समझना है कि अगर जनसंख्या में उत्पादक वर्ग कहो या कार्यशील आबादी वर्ग कहो, इसकी प्रतिशतता अगर बढ़ेगी, ऑब्वियसली क्या होगा, अगर इसकी प्रतिशतता बढ़ी निर्भरता अनुपात क्या होगा, गिरेगा। जैसे निर्भरता अनुपात अगर निकालना है तो हम क्या किसको निर्भरता अनुपात कह सकते हैं, डिपेंडेंसी, इसको पराश्रितता भी कहते हैं, निर्भरता या पराश्रितता अनुपात, इंग्लिश में डिपेंडेंसी रेशियो, इक्वल टू 0 से 14 वर्ष के बच्चे प्लस 60 प्लस वाले वृद्ध डिवाइडेड बाय 15 से 59 वर्ष के कार्यशील आबादी इंटू रेशियो निकालना 100। अब आप देखिए बच्चों, ये जो परसेंटेज है जितना बढ़ेगा, हर अंश, हर तो मैथ में समझते हो, अगर हर बड़ा होगा तो क्या होगा, डिपेंडेंसी रेशियो घटेगा। यानी अगर कार्यशील आबादी की प्रतिशतता बढ़ेगी तो निर्भरता अनुपात क्या होगा, गिरेगा। अगर कार्यशील आबादी की प्रतिशतता घटेगी तो निर्भरता अनुपात क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। यानी अगर हम कहें कि पराश्रितता अनुपात जो है, अगर इसमें वृद्धि कब होगी, अगर कार्यशील आबादी की प्रतिशतता क्या है, गिरेगी, कार्यशील आबादी की प्रतिशतता कमेगी, अगर ये कमेगी तो ये क्या होगा, पराश्रितता अनुपात बढ़ जाएगा। और उल्टा होगा, अगर ये आबादी बढ़ेगी पराश्रितता अनुपात क्या हो जाएगा, गिरेगा। समझ गए। यानी निर्भरता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की दशाओं को बताता है कि अगर राष्ट्र के पास कार्यशील आबादी की प्रतिशतता बढ़ रही है तो ये राष्ट्र के लिए अच्छी बात हो सकती है, होती ही नहीं है ना। तो जनसंख्या की जो संरचना में परिवर्तन आता है इसी को जनांकिकीय संक्रमण कहते हैं, है ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और जब भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है उसके 2 पार्ट देखे जाते हैं, जनसंख्या की आयु, है ना, संरचना में परिवर्तन जो आता है उसके आधार पर हम उसे जनांकिकीय संक्रमण कहते हैं, है ना।
जैसे आप समझना कि जब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करते हैं, जनांकिकीय संक्रमण यानी जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन, आयु संरचना में, है ना, जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन। अब देखो बच्चों, इसके दो स्वरूप हो सकते हैं। अगर किसी देश की जनसंख्या में परिवर्तन आया और खास करके कार्यशील आबादी की प्रतिशतता बढ़े या घटे, उसको हम संक्रमण कहते हैं। अगर जनांकिकीय संक्रमण है तो यह दो स्थिति हो सकती है। पहला जो है वह जनांकिकीय संकट हो सकता है और दूसरा जो है वो जनांकिकीय लाभांश हो सकता है, मे बी। एक को आप कहते हैं डेमोग्राफिक डिजास्टर और दूसरे को कहते हैं आप डेमोग्राफिक डिविडेंड। कई जगह आपने पढ़ा होगा डिविडेंड, है ना। जनांकिकीय संकट, डेमोग्राफिक डिजास्टर। जैसे किसी देश की कार्यशील आबादी की संरचना में परिवर्तन हुई, है ना, यानी 15 से 59 एज ग्रुप में लोग बढ़े हैं, लेकिन उसके अनुपात में रोजगार नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला, उसके अनुरूप वातावरण नहीं मिला, तो क्या होगा? जेनजी रिवोल्यूशन होगा, गृह युद्ध होगा, समस्याएं आ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिजास्टर। कि जो डेमोग्राफी में ट्रांजिशन हुआ, संक्रमण हुआ, उस संक्रमण के अनुरूप राष्ट्र के पास संसाधनों का अभाव था, रोजगार का संकट था, इसलिए इसको डेमोग्राफिक डिजास्टर कहते हैं अफ्रीका में। और अगर राज्य अपनी बढ़ी हुई कार्यशील आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर स्किल वगैरह दे पाया, तो बढ़ी हुई आबादी क्या होगी? आर्थिक विकास में अपना योगदान देगी। दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड शेयर मार्केट में आप खरीदते हैं, शेयर लाभांश, जो आपको लाभ का आपका अंश है। 100 रुपए के शेयर 10 आपने खरीदे, आपने कंपनी में 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, कंपनी ने इस प्रकार से 100 करोड़ रुपया मार्केट से उठाया और बदले में लाभांश 10% घोषित किया, यानी 100 रुपए पे 10 रुपए आपको मिला। जो आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थी उसके कारण जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में आप पहुंचे, है ना। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी मिल पाएगा ना यदि हम कार्यशील आबादी की प्रतिशतता बढ़ी और उसके अनुरूप हमारे यहाँ नीतियां हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अन्यथा ये समस्या क्या होगी? जनांकिकीय संकट आएगा, है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 साल पहले चाइना ने वन नेशन वन चाइल्ड पॉलिसी को, पहले भी वो कोई कानून नहीं था लेकिन उसको हटा दिया। इसको करंट से जोड़कर सवाल बनाएगा कि आखिर चाइना ने ऐसा क्यों किया कि जो चाइना वन नेशन वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करता था, समर्थन, वहां क्या था? कोई बलात् कानून नहीं था। जिन लोगों के एक बच्चे होंगे उनको सरकार कई प्रकार का छूट देगी, कई प्रकार का लाभ देगी। ऐसा नहीं था कि किसी ने भी अगर एक से अधिक 2 बच्चे पैदा किए तो उसे सूली पर लटका दिया जाएगा, नहीं। जनरली जो लोग एक बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहन देगी हर क्षेत्र में। लेकिन चाइना 79 में वन नेशन वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर वहां आए, याबो एलिन, और अगले 20-25 सालों में धीरे धीरे क्या हुआ? चाइना का विकास अधिक हुआ। क्यों? क्योंकि चाइना की आबादी का जो एक बड़ा वर्ग है, कार्यशील आबादी वर्ग, है ना, इसकी प्रतिशतता क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। क्योंकि बच्चे क्या हो गए? कम हो गए। वन नेशन वन चाइल्ड पॉलिसी। तो चाइना के स्थिति में जो 15 से लेकर 59 वर्ष के आयु के लोग थे, इनकी प्रतिशतता 62 से 63% के बीच में आ गई। ऐसी स्थिति में चीन का सामाजिक आर्थिक विकास हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो आबादी है ये संजीवनी बूटी खाकर तो आई नहीं। कालांतर में 10-20 साल, जैसे आप देखिए 2000 के स्तर पर चाइना का अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में राइज होता है और धीरे धीरे अगले 20-25 वर्षों में चाइना जो है दुनिया के हर क्षेत्र में एक अग्रणी इकोनॉमी बनता है। लेकिन अब चाइना की बहुत सारी आबादी क्या हो गई? बूढ़ी हो रही है। वो कहां शिफ्ट हो रही है? यहां से आबादी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे 45 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, उसमें से आबादी का बड़ा वर्ग कहां चला गया? वृद्धों में। तो चाइना में अब निर्भरता अनुपात क्या है? बढ़ने लगा, क्योंकि बच्चों की संख्या क्या थी? कम थी। वन नेशन वन चाइल्ड पॉलिसी। ऐसी स्थिति में चाइना ने देखा कि भविष्य में चाइना जो है वहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो कार्यशील आबादी वर्ग है ना, जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग एज ग्रुप है, वो क्या हो रहा है? उसमें लोगों की परसेंटेज घट रही है। एक जमाने में 64% तक चाइना में गया, वर्तमान में 54-55% के बीच में चाइना। और भारत की स्थिति देखें तो हमारी स्थिति दुनिया में क्या बेहतर हो जा रही है। हम कहते हैं कि अपेक्षाकृत हम एक युवा देश है। माना कि हमने आबादी में चाइना को पछाड़ दिया, लेकिन हमारी आबादी का बड़ा भाग क्या है? युवा है। तो भविष्य में डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ हमें मिलने वाला है ना, क्योंकि हमारी आबादी का बड़ा भाग क्या है? अपेक्षाकृत आयु कम है। आयु कम मतलब युवा है। ऐसी स्थिति में चाइना अपनी आबादी, कार्यशील आबादी की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया? वन नेशन वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया। अब यहां से प्रश्न बना सकता है आपको, है ना, कि भारत, जैसे हमारे यहाँ उल्टा स्थिति हो गई, हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि 145 करोड़ हम भारतीय हो गए। आर्थिक क्षेत्र में चाइना को पछाड़ पाए ना पाए, हमने उनको जनसंख्या में तो अवश्य हरा दिया, हमारे लिए गौरव की बात। तो हम अपनी बढ़ी हुई आबादी को अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है तो उसको हमें उसके लिए तमाम क्षेत्र में कार्य करना होगा। युवा नीति बनानी होगी, कृषि पर निर्भरता कम करनी होगी, है ना, विनिर्माण सेक्टर जो आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, है ना। तो जो जनांकिकीय संकट है, यह जनांकिकीय लाभांश भी बन सकता है ना। वो कैसे? अगर आप उसको उस रूप से तैयार करें, है ना। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड यहां से प्रश्न बच्चों बनाएगा, है ना। संक्षेप में नोट करो। सो जाओ बेटा, सो जाओ। जब बेशर्मी हो गया तो सब क्या है? लिखो, सो जाओ, सो जाओ बेटा। उसमें रोका कोई है? सो घर में ही तो हो, क्लास में थोड़ी हो। क्लास में रहते तो उठा देते। सो जम के, उससे क्या फर्क पड़ना। लिखो, आयु संरचना, जनसंख्या की आयु संरचना लिखो। सामान्य तौर पर जनसंख्या की आयु संरचना, जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों, जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के अनुपात को बताती है। किसी भी राष्ट्र की
जनसंख्या की आयु संरचना उसके विकास प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है। विकास प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है। देखिए, आयु के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में यथा 0 से 14 वर्ष बच्चों का, आयु के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में यथा 0 से 14 वर्ष के बच्चों का, 15 से 59 कार्यशील आबादी का तथा 60 प्लस वृद्धों के आयु वर्ग के रूप में देखा जाता है। कार्यशील आबादी या उत्पादक वर्ग, कार्यशील आबादी या उत्पादक वर्ग पर ही जनसंख्या के अनुत्पादक वर्ग अर्थात बच्चों एवं वृद्ध की जिम्मेदारी होती है। कार्यशील या उत्पादक वर्ग पर ही जनसंख्या के अन्य दोनों वर्ग बच्चे और वृद्ध की जिम्मेदारी होती है। अतः कार्यशील आबादी की प्रतिशतता में वृद्धि अर्थात जनांकिकीय संक्रमण, कार्यशील आबादी की प्रतिशतता में वृद्धि अर्थात जनांकिकीय संक्रमण 2 स्थितियों को उत्पन्न करता है। 2 स्थितियों को उत्पन्न करता है। पहला, जनांकिकीय संकट। जनांकिकीय संकट डैश देकर लिखिए, यदि जनांकिकीय संक्रमण के कारण, यदि जनांकिकीय संक्रमण के कारण कार्यशील आबादी की प्रतिशतता में वृद्धि हो परंतु उसके अनुरूप, कार्यशील आबादी की प्रतिशतता में वृद्धि हो परंतु उसके अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेहतर जीवन की गुणवत्ता आदि न हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेहतर जीवन की गुणवत्ता आदि न हो, तो यह जनांकिकीय संकट की स्थिति को उत्पन्न करता है। जनांकिकीय संकट की स्थिति को उत्पन्न करता है। दूसरा, जनांकिकीय लाभांश। यदि कार्यशील आबादी की प्रतिशतता में वृद्धि हो, यदि कार्यशील आबादी की प्रतिशतता में वृद्धि हो और उसके अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं बेहतर जीवन की गुणवत्ता आदि उपलब्ध हो, बेहतर जीवन की गुणवत्ता आदि उपलब्ध हो, तो यह जनांकिकीय लाभांश की स्थिति को उत्पन्न करता है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत के लिए बहुत सारी रेटिंग एजेंसी, समझते हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स है, मूडी है, ये सब ने भारत की रेटिंग भविष्य के लिए क्या की है, बेहतर की है कि 2035 तक जाते जाते भारत एशिया की बड़ी इकोनॉमी हो सकता है। 2050 तक जाते जाते इंडिया जो है वह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में से आ सकता है, विकसित राष्ट्र। हमारा विजन भी क्या है, 2047 तक विकसित भारत का संकल्प। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी की अपेक्षाकृत युवा है और ऐसी स्थिति में हम अपनी युवा आबादी का उपयोग क्या कर सकते हैं, राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कर सकते हैं। इधर चाइना का डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि चाइना का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड पे कर रहा था उसकी आबादी की बड़ी प्रतिशतता क्या है, गिरी है। अब अगर वन नेशन वन चाइल्ड पॉलिसी को हटाता भी है तो अगले 10-20 साल चाइना को लगेंगे आबादी को अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी एडजस्ट करने में। क्योंकि चाइना में क्या हुई है, अगर देखेंगे तो चाइना में कार्यशील आबादी की प्रतिशतता 52 से 54% के बीच में आ गई, जबकि हमारे भारत में हमारी स्थिति बेहतर है कि 62 से लेकर 63% के बीच में भारत की आबादी जो है वो कार्यशील आबादी की है। तो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्थाओं ने भविष्य में भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देखा है और इसके पीछे कारण, प्रधान तर्क यही है कि हमारी एवरेज आयु के 28 वर्ष के आसपास है, हमारी युवा आबादी है। ऐसी स्थिति में अगर भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है, तो जरूरी क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कब पे करेगी कि आप अपनी शिक्षा में इन्वेस्ट करिए, युवा प्रेरित नीतियां बनाइए। अभी हमने लिखा कि कृषि के क्षेत्र में हमारी आबादी अगर बहुत अधिक निर्भर है तो कृषि हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र का है, बहुत लाभ का क्षेत्र नहीं है। अगर मान लीजिए 44-45% जो ताजा अनुमान है कि कृषि पर निर्भर है, कृषि बहुत लाभकारी क्षेत्र नहीं है। सेवा विनिर्माण क्षेत्र में हम अपनी आबादी को अधिक से अधिक जोड़ रहे हैं, है ना। युवा प्रेरित नीतियां बनाए, आधी आबादी, महिलाओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ह्यूमन रिसोर्स के पार्ट पे क्या है, महिलाएं कमजोर है। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और हमें रिवाइव करना होगा, व्यावसायिक शिक्षा ये सब प्रदान करनी होगी। तो भारत को अगर अपने जनांकिकीय लाभांश, भारत को अपना जनांकिकीय लाभांश लेना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी जनांकिकीय संक्रमण के कारण जो आबादी हमारी युवा आबादी है या कार्यशील आबादी वर्ग में है उनको बेहतर जो है मानव संसाधन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम अधिक से अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास इन सब में निवेश कर भी रहे हैं। यही कारण है कि भारत, अगर आप देखिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, निकट भविष्य में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, है ना। तो अगर हम जो है अपने आबादी को बेहतर उनके लिए नीतियां बनाए, है ना। मान लीजिए आपके यहाँ युवा है और युवा को रोजगार का अभाव है, इंटरप्रेन्योरशिप की भावना ही नहीं है। हमारे यहाँ से अगर आप देखें तो असंतुलित क्षेत्रीय विकास, कहीं ज्यादा विकास कहीं कम विकास। तो ये सब जो है, अगर आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेना है तो आपको अपनी जनसंख्या में इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट का मतलब क्या है कि उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, हर चीज, रोजगार परक शिक्षा दे, है ना। अधिक से अधिक उनमें उद्यमिता की भावना के प्रसार के लिए नवाचारी
जो भी चीजें हैं उनको अधिक से अधिक प्रश्रय आप दें, और सरकार वर्तमान में कर भी रही है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ क्या है, कैसे है यहाँ से, तो आयु संरचना तक जिसके भी डाउट यहाँ तक है पूछिए। कल हम लोग लिंग संरचना और जो भी रिमेनिंग पार्ट है, कल हमारा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। अब जितने डाउट है, आइए अनिशा शर्मा, वेलकम है आपका, आप पूछिए सवाल। आपने कहा कि हमारे डाउट छूट जाते हैं, पूछिए। एक डाउट तो आपका लास्ट क्लियर हो गया एग्रीकल्चर में, दूसरा पूछिए जो पहले पूछा था। किन्हीं को जिनको डाउट है पूछो, अन्यथा शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, नींद लीजिए, भोजन करिए, सब काम करिए, है ना। चलिए, जिनको जेन्युइन एक आधा डाउट जो पढ़ाया वहीं से अगर डाउट है तो पूछिए, अन्यथा शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।